तो बच्चों देखो, ये पूरी की पूरी कंप्लीट सीरीज़ रहेगी क्लास 9th की सीबीएसई जो साइंस की बुक है उसकी। हम यहाँ पर सारे चैप्टर्स को इत्मीनान से कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ेंगे और हर एक चीज़ को मैं आपको समझाऊंगा जो आपकी बुक में लिखी हुई है। एक भी चीज़ नहीं छूटेगी, हर एक एक्टिविटी को मैं करवाऊँगा। एक्टिविटी इन द सेंस जो आपकी बुक में दी हुई है, समझाऊंगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, क्या सॉल्यूशन निकलेगा, क्या इसके क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। मगर एक बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ जितना भी मैं पढ़ाऊँगा वो आपको घर पर भी पढ़ना है, हमने खुद से भी पढ़ना है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में यहीं से फ्रेम होंगे। अगर आपने सिर्फ वीडियो भी देखी होंगे ना, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप अच्छे से कर आएंगे पेपर एकदम। साइंस का तो पेपर कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है। एकदम इत्मीनान से कॉम्प्रिहेंसिव मैं आपको एक एक चीज़ समझाने वाला हूँ कि क्या साइंस है क्या नहीं है। अब ये जो चैप्टर रहेगा मैटर इन सराउंडिंग्स, पहला चैप्टर रहेगा, इसका पार्ट 1 रहेगा। देखिए, मैं कोशिश करूँगा कि जो साइंस के हर एक चैप्टर है उसको 2 पार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मैं कवर अप कर लूँ पूरा का पूरा। अगर फिर भी कोई टॉपिक अगर बड़ा आ जाता है तो मैं 3 पार्ट में कर दूँगा, ठीक है। मगर हाँ, 2 पार्ट में आपका हर एक चैप्टर कवर अप हो जाएगा, चाहे फिर वो वीडियो 1 घंटे से ऊपर की क्यों ना हो, ठीक है। फिर थोड़ा सा आपको भी थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं क्लास को। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में। नाउ बिफोर वी प्रोसीड, अब यहाँ पर एक चीज़ जो हमको समझनी है, आपकी जो चैप्टर का नाम है वो है मैटर इन सराउंडिंग्स, मैटर इन आर सराउंडिंग्स। बट व्हाट इज़ मैटर, क्या है मैटर, और सराउंडिंग्स में ही क्यों पढ़ने वाले हैं। देखिए, आए रोज़ दिन आप आपने देखा होगा बच्चों कि आए रोज़ दिन हम जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास रखी रहती हैं, मगर फिर भी हम ये नहीं समझ पाते कि इतना तो हमको पता होता है कि ये पानी है, ये दूध है, और ये चेयर है, ये पंखा है, पर्टिकुलरली काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं। बट हम उनमें से ये डिफाइन नहीं कर पाते, हमको ये जानकारी नहीं होती है कि जो यूनिवर्स है उसमें 3 ही प्रकार की चीज़ें पाई जा सकती हैं। एक सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैसियस, यानी 3 फॉर्म में हमें चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं। अब यहाँ पर यूनिवर्स की बात आई, यूनिवर्स भी मैटर से बना हुआ है, ठीक है। कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिनको हम देख पाते हैं, विजिबली देख पाते हैं, ठीक है, मगर कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं देख पाते हैं, उसको बोला जाता है डार्क मैटर, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैटर्स हम बात करने वाले हैं आपके चैप्टर में, तो यहाँ पर हम 3 स्टेट्स को पढ़ेंगे मैटर्स की, दैट इज़ दी सॉलिड और लिक्विड और गैस, यानी ये 3 फॉर्म हम काफ़ी इत्मीनान से पढ़ने वाले हैं। अब मैटर क्या है, मैटर एक सब्सटेंस है जिस जो मतलब काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ आकर एक मैटर को बना देते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, H2O, ये वाटर का फॉर्मूला है, ठीक है। अब H2O जैसे काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स जब आते हैं ना, एक साथ जुड़ जाते हैं तो एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर वाटर की शेप ये ले लेते हैं, एक ड्रॉप बना देते हैं। अब ये ड्रॉप काफ़ी सारी जब इकट्ठी हो जाती हैं तो ये एक बहुत बड़ा समुद्र या पानी बना देती हैं, जिसे हम फिजिकली देख पाते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। चलिए, तो यही चीज़ है, यहाँ पर आपको यही समझना पड़ेगा कि मैटर को 2 भागों में, पहले तो देखिए अभी हम मैटर के बारे में आगे बात करेंगे कि 2 भागों में कैसे बटा कैसे नहीं है, सारी चीज़ें देखेंगे। मगर हाँ, यहाँ पर आपको ये चीज़ें समझनी होगी कि मैटर जो है ना हमारे चारों तरफ पाया जाता है और हम उससे घिरे हुए हैं। चाहे आपके हाथ में ये मोबाइल फ़ोन हो, चाहे आपके सामने रखी हुई स्क्रीन हो कंप्यूटर की, या फिर लैपटॉप की स्क्रीन हो, या फिर कोई भी जिस चेयर पर आप बैठे हैं वो हो, जहाँ पर आप सोते हैं वो हो, चाहे फिर आप कुछ भी खाते हैं वो हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग इज़ अ मैटर, ठीक है। हर एक चीज़ एक मैटर है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास में। तो ये कंप्लीट सीरीज़ रहने वाली है आपकी 9th क्लास के साइंस की, तो यहाँ पर आप अच्छे तरीके से चीज़ों को समझेंगे। मगर हाँ, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ साइंस क्या है साइंस। आपने हर बार सुना होगा कि
साइंस 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 साइंस, ठीक है। अब 10वीं के बाद आपके पास 2-3 प्रकार के फील्ड्स खुल जाते हैं, दैट इज़ दी आप ह्यूमैनिटीज़ में जा सकते हैं, आप कॉमर्स साइड ले सकते हैं, या फिर आप साइंस स्ट्रीम ले सकते हैं। साइंस स्ट्रीम के बाद आप डॉक्टर, साइंटिस्ट या फिर इंजीनियर और भी काफ़ी सारे प्रोफेशंस हैं जिनको आप परस्यू कर सकते हैं। अब ह्यूमैनिटीज़ के बाद आपके पास भी काफ़ी सारे जो प्रोफेशंस हैं वो आ जाते हैं। टीचर आप यहाँ पर बन सकते हैं, और एक IAS ऑफिसर आप बन सकते हैं, सिविल सर्विसेज में आप जा सकते हैं, IPS ऑफिसर बन सकते हैं, यानी कंट्री को किसी भी संदर्भ में जाकर आप सर्व कर सकते हैं। कॉमर्स में आप चार्टेड अकाउंटेंट, एक फाइनेंशियल एडवाइज़र बन सकते हैं। तो काफ़ी सारे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हर एक स्ट्रीम में आपको देखने के लिए मिल जाती हैं, ठीक है। बट साइंस थोड़ी सी अलग है। अब क्या है साइंस, वो देख समझ लेते हैं। इसका मतलब यही है कि यहाँ पर हम हमारी जो पृथ्वी है कैसे आई, कौन कौन से लॉज यहाँ पर काम करते हैं, नेचर को स्टडी करना, इकोसिस्टम वगैरह सारे लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको स्टडी करना, प्लांट्स को स्टडी करना। तो यहाँ पर सारी चीज़ें एक साथ आकर इकट्ठी हो जाती हैं और अलग अलग जो डाइवर्सिफाई हो जाती हैं। बट अप टू द क्लास 10th हम और 11th हम क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे, सॉरी नॉट 11, हम 10th तक सारी चीज़ें एक साथ पढ़ेंगे एक ही बुक में। बट जब हम 11वीं क्लास और 12वीं क्लास में जाते हैं तो देयर वी विल सी कि हमारे पास एक बुक होगी भौतिक साइंस, भौतिक, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं फिजिक्स, ठीक है। दूसरी होगी रासायनिक विज्ञान, दैट इज़ द केमिस्ट्री। अब तीसरी होगी जीव विज्ञान, दैट इज़ द बायोलॉजी। फिर हमारे पास अदर जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी हमारे पास होंगे, जैसे कि मैथमेटिक्स, ठीक है। अगर कोई भी बच्चा साइंस स्ट्रीम लेता है तो उसके पास 2 चॉइसेस होते हैं, ईदर ही कैन अडॉप्ट मैथमेटिक्स, ठीक है, ही कैन टेक मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, ठीक है। दोनों के बीच में से हमको जो है ऑप्शन मिलते हैं, सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होगी आपके यहाँ तक की, ठीक है। चलते हैं यहाँ के। अब हम मैटर्स इन आर सराउंडिंग्स देख लेते हैं कि क्या है मैटर। अब यहाँ पर बात करें कि यूनिवर्स जो है वो भी एक तरीके से मटेरियल मैटर से ही बना हुआ है, ठीक है, एक मटेरियल से बना हुआ, जिसको साइंटिस्ट ने क्या कहा कि भाई हम इसको जो ना मैटर नाम देंगे। अब जिस मैटर को हम देख पाते हैं उसको तो हम अच्छे से नाम दे देते हैं कि ये एक पर्टिकुलर इस एलिमेंट से बना हुआ है, ये एक पर्टिकुलर इस एलिमेंट से बना हुआ है। जैसे कि रॉक में भी काफ़ी सारी टाइप्स ऑफ रॉक्स होते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक हो गया, सेडिमेंट्री हो गया और इग्निशिया हो गया, ठीक है। उसमें भी अब इन तीनों वैरायटीज़ में भी काफ़ी प्रकार की रॉक्स पाई जाती हैं। ऐसे ही यहाँ पर इनको मैटर बोला जाता है, ठीक है। मटेरियल तो हमें पता ही है। अब वुड है, वुड एक मटेरियल है, बट इन द सेंस केमिकल लैंग्वेज और साइंटिस्ट की लैंग्वेज में हम उसको एक मैटर बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर इस मैटर से बनी हुई है, ठीक है। तो ऐसे ही यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं काफ़ी सारे मैटर्स हैं, काफ़ी सारे तत्व हैं जिनसे वो मिलकर बना हुआ है। तो उसी को साइंटिस्ट ने नाम दिया था मैटर, ठीक है। अब आपने बिग बैंग थ्योरी के बारे में सुना होगा, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी एक ऐसी थ्योरी थी जिसके बाद से यूनिवर्स हमारा एक्सपेंड होना चालू हुआ और आज तक बढ़ रहा है। वो चीज़ें जब आप भौतिक साइंस पढ़ोगे ना, फिजिक्स पढ़ोगे, तब मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अभी समझाऊंगा मतलब आगे आने वाले चैप्टरों में, वहाँ से वो पीछे से उठा दो ताकि आपका बेस भी बने और आपको समझ में भी आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी धरती पर एयर भी पाई जाती है, फूड भी पाया जाता है, पत्थर भी पाए जाते हैं, बादल भी हैं, स्टार्स भी हैं, यानी जो अदर प्लैनेट्स हैं, अदर स्टार्स हैं वो भी हमें देखने के लिए मिलते हैं, एनिमल्स भी हैं और वाटर के ड्रॉप्स भी हैं और सैंड के पार्टिकल भी, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सारे कहीं ना कहीं इनको साइंटिस्ट के द्वारा बोला गया है मैटर है ये। अब मैटर जो होता है वो एक पर्टिकुलर स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। लाइक यहाँ पर अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर स्टोन की, तो एक पर्टिकुलर स्पेस है ना, इसमें काफ़ी सारे स्टोन है, तो सब अपना अपना एक स्थान घेर रही है ना। तो ऐसे ही जो मैटर होता है हमारे अर्थ पर पाया जाता है, तो वो एक पर्टिकुलर स्पेस को ऑक्यूपाई घेर कर रखता है, ठीक है, घेर कर रखता है। तो उसी से हम पता लगा सकते हैं कि वेदर दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ अ मैटर और नॉट। अब वहीं पर मैं आपको बताऊं, आपको एग्जांपल दूं, नॉन मैटर चीज़ें जो होती हैं, डार्क मैटर आपने कभी देखा ही नहीं, तो उसको आप कैसे कंसीडर कर लेंगे कि वो मैटर है, वो डार्क मैटर है। वी हैव नॉट दैट मच एबिलिटी, हमारे पास वो उतनी एबिलिटी नहीं है कि हम डार्क मैटर को देख पाएँ, ठीक है। अगर हमें डार्क मैटर मिल जाता है देन वी कैन रेवोल्यूशनाइज एवरीथिंग, ठीक है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी जिनको हम नहीं देख सकते, वास्तविक चीज़ें नहीं है वो, ठीक है। कहीं ना कहीं वो चीज़ें डिसअपियर रहती हैं,
और वो चीज़ें कहीं ना कहीं हम उनमें से आर पार निकल जाते हैं, तो वो ऑक्यूपाई कर रही हैं कि कुछ स्पेस नहीं। जैसे कि सोल्स हो गया, आपने भूतों को देखा, उसमें से लोग पार हो जाते हैं, लाइक पीपल जब देखते हैं तो उसमें से पार होते हुए दिखाई पड़ते हैं, आर पार निकल जाते हैं। तो एक तरीके से वो कुछ भी जो मास है ना वो ऑक्यूपाई नहीं कर रही हैं, तो वो नॉन मैटर में आती हैं। ठीक है, मीन्स कि उनमें मास, उनमें एक तरीके का मास है, वजन है, ठीक है, और वॉल्यूम वो घेरती हैं, मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, अब अर्ली जो इंडियन फिलोसोफर्स थे उन्होंने क्या कहा था कि जितना भी मैटर है ना धरती पर, वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे वो बना हुआ है। आपने काफ़ी सारी, अगर बच्चों आप मूवी देखते हो, फिल्में अगर आप देखते हो टीवी पर, तो आपने देखा होगा कि आयरन मैन देखा होगा। आयरन मैन के पास उसमें एक रोल निभाने वाला एक आदमी था जिसका नाम था डॉक्टर स्ट्रेंज। उसके पास एक मणि थी, तत्व, ठीक है, पंच तत्व, फायर, मतलब उसको ना, उस मणि का नाम कुछ ऐसी था, तो उसका अंतमणि, अनंत मणि ऐसे कुछ बोलते हैं उसको। ठीक है, तो वो उससे बनी हुई थी। तो ऐसे ही हमारे पास कुछ ऐसे तत्व हैं जो, जिनसे हर एक चीज़ यहाँ पर हमारी धरती पर बनी हुई है। वाटर, अर्थ, दैट इज़ द धरती, ठीक है, सॉरी क्या है ये, फायर, एयर, फायर, अर्थ। देखिए एक मिनट, यहाँ पर ही थोड़ा सा ये वाला समझ में नहीं आ रहा। एयर हो गया, अर्थ हो गया, ठीक है, फायर हो गया, स्काई, स्काई हो सकता है ये, ठीक है, स्काई एंड वाटर, ठीक है, वाटर, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मिलाकर मैटर बनाती हैं। अब मान लीजिए क्या ह्यूमन बॉडी भी मैटर से ही बनी? बिल्कुल ह्यूमन बॉडी मैटर से बनी है। हमारे अंदर भी, हमें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है। हमारे अंदर भी जो एक तरीके का मैटर है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, यानी धरती पर रहने के लिए हमें भी थोड़ी बहुत जगह की ज़रूरत है। हमारे अंदर भी आग लगती है, आग इन द सेंस, देखिए अब आग की बात बताऊँ मैं आपको, ठीक है, आग इन द सेंस, जब आप कुछ भी खाना खाते हैं तो वो आपको क्या नाम है, आपके अंदर कुछ केमिकल्स जो होते हैं वो खाने को कहीं ना कहीं तोड़ने के काम करते हैं, तो उनमें से एनर्जी रिलीज होती है। तो उसी की बात हो रही है यहाँ पर। स्काई इन द सेंस एक तरीके की सम काइंड ऑफ नॉन मैटर थिंग्स। स्काई जो है वो भी एक तरीके की नॉन मैटर में ही आ जाती है, मगर ये भी मैटर में ही कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि मैटर जो है अर्थ पर जितने भी हैं वो 5 एलिमेंट से बने हुए हैं। ठीक है, और वाटर दैट वी यूजुअली ड्रिंक, दैट वी यूजुअली टेक, ठीक है। तो अब बात करी जाए कि तो ये जितना भी मैटर है, यानी सारी की सारी चीज़ें धरती पर, जितनी भी सारी चीज़ें पाई जाती हैं वो कहीं ना कहीं इन 5 एलिमेंट से ही बनी हुई हैं। ऐसे ही जो एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर हुआ करते थे उनकी भी यही कहीं ना कहीं धारणाएं थी कि सारी की सारी चीज़ें जो है ना कुछ तत्वों से बनी हुई हैं। मैटर लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, ये आइसक्रीम, ये सारी चीज़ें मैटर से, एयर, ये गोल्ड, ये वॉल्केनिक इरप्शन, ये रॉक, और ये वेपर, वाटर वेपर। तो वी कैन से दैट कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर, और दीज 5 एलिमेंट्स, ठीक है। यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए। देखिए ये पूरी सीरीज़ रहेगी वैसे तो साइंस की, ठीक है, आपको एक एक चैप्टर काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये नहीं कि एक कुछ भी चीज़ छूट जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपकी बुक में से जितना है ना सब निचोड़ दूंगा, ठीक है, सबको एक तरीके से, मतलब अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसलिए आपको पूरी की पूरी वीडियो देखनी है और आगे तक देखना है। और आपके जितने भी क्वेश्चंस है ना, एट द एंड ऑफ द चैप्टर में आपको क्वेश्चंस भी लेकर आऊँगा प्रैक्टिस के लिए भी, एज वेल एज दी अदर जो आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और फिर जब पूरी की पूरी बुक खत्म हो जाएगी मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट बना कर दूंगा, सो दैट कि यू पीपल कैन प्रैक्टिस। आप जो बच्चे हैं ना वो प्रैक्टिस कर सकें आपके एग्जाम से पहले। अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड फिर भी कोई क्वेरी आती है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप इजीली जो है ना नीचे या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ लीजिएगा, या फिर आप मुझे ईमेल आईडी पर, मेरी ईमेल आईडी पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए मैटर, ये मैटर है, मैटर यहाँ पर ये वाटर है, ये गिलास में एक वाटर लिया गया है, ठीक है। अब इसमें हमने कुछ पेबल्स डाल दिए, ये मार्बल्स जो कंचे होते हैं ना वो डालती है। यहाँ पर डालने के बाद अब इनको भी तो अपना स्थान चाहिए ना,
तो ये भी अपना स्थान लेंगे। दैट इज़ वाई आई वाज सेइंग, इसीलिए मैं कह रहा था कि जो मैटर है उसको अपना एक स्थान चाहिए होता है रहने के लिए, या उसे खड़े होने के लिए, या उसकी एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपना स्थान घेरे हैं, तो आपने देखा कि वाटर का जो लेवल है वो बढ़ गया है। जब इन्होंने अपना स्थान घेरा तो यहाँ पर वाटर का जो स्थान था वो और ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, ठीक है। इसीलिए वॉट एवर थिंग एग्जिस्ट्स इन दिस वर्ल्ड, इन दिस यूनिवर्स, सब एक मैटर है। इवन द यूनिवर्स इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मैटर, ठीक है। और एंसेंट जो इंडियन फिलोसोफर्स थे वो उनका ये कहना था कि जो 5 तत्व हैं उनसे बना हुआ था, जिन्होंने देखिए आपने काफ़ी सारी फिल्में भी ऐसी देखी होंगी बच्चों की, जिसमें आपने ये देखा होगा कि कोई पीपल एक ऐसे होते हैं जो 5 तत्वों को कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एवेंजर मूवी जो आपने देखी थी, फिल्म जो देखी थी, उसमें थाइनोस जो था, थाइनोस ने 5 जो मणि थी उनको अपने कंट्रोल में कर लिया था और वो कुछ भी कर सकता था। यानी जब यूनिवर्स डिज़ाइन हुआ था, ऐसा माना जाता है यूनिवर्स डिज़ाइन हुआ था तो वो 5 मणियाँ बनी थी, ठीक है, मणि बनी थी, जिन्होंने कहीं ना कहीं यूनिवर्स को सस्टेन कर रखा हुआ है, एक बैलेंस बना कर रखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमने एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स के बारे में पढ़ लिया, इंडियन फिलोसफर्स के बारे में पढ़ लिया, बट मॉडर्न डे की साइंस क्या कहती है? अब मॉडर्न डे में जो वैज्ञानिक हैं वो ये कहते हैं कि एवरी मैटर हैज़ अ फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। लाइक एक पर्टिकुलर मैटर है जिसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम इजीली महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, बट कैन वी सी द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर मैटर? नहीं, उसके लिए हमें कुछ अध्ययन करना पड़ता है जो हम केमिस्ट्री में करते हैं। देन वी विल सी इन द केमिस्ट्री व्हाट देयर आर सो मैनी एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को। फिर उसके बाद वो मॉलिक्यूल जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक मैटर क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको शुरुआत में H2O का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई? चलिए अब इस चैप्टर में हम मैटर और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे और केमिकल प्रॉपर्टी हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई? चलिए अब यहाँ पर हम फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब मैटर जो होता है वो स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ होता है। देयर आर सर्टेन पार्टिकल दैट वी कैन सी। अब आप क्या करेंगे, आप जो ना अगर आप लकड़ी लेंगे, एक वुड लेंगे, उसको आप बहुत ज़्यादा कूट देंगे या फिर ग्राइंड कर देंगे तो उसके स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स बन जाते हैं। बट देयर आर सर्टेन पार्टिकल्स एज वेल, उससे भी बहुत छोटे छोटे एटम, डायटम्स और क्या नाम है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। वो इनविजिबल होते हैं हमारी नेकेड आई, उन्हें हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे ही मैटर जो होता है, हर एक मैटर एक पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई? चलिए अब इसी संदर्भ में सालों से 2 स्कूल ऑफ थॉट, यानी 2 प्रकार के थॉट्स प्रिवेल हैं, 2 प्रकार की विचारधाराएं प्रिवेल हैं, चलित में हैं। वो ये कहती हैं कि जो पहली विचारधारा ये कहती है कि अगर एक पर्टिकुलर पैबल है या फिर एक पर्टिकुलर पत्थर है, देखिए यहाँ पर बताता हूँ आपको, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पर एक पैबल है, ये जो है ना साल भर से, मतलब इसको करोड़ों साल में से करोड़ों साल तक ये गुजरेगा ना, तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो पहली विचारधारा तो ये कहती है, ठीक है, चाहे इसको 10,000 साल हो जाए, चाहे इसको 20,000 साल हो जाए, मैटर जैसा का जैसा है वैसा ही रहेगा। बट जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है, दूसरी जो विचारधारा, वो ये कहती है कि जो मैटर है ना पर्टिकुलर, चाहे ये पैबल ही क्यों ना हो, ये स्मॉल पार्टिकल से बना है, यानी पार्टिकल से बना हुआ है। ये स्मॉल पार्टिकल, अगर आप इसको भी ब्रेक डाउन करोगे, इसको भी तोड़ोगे, तो इसके अंदर से भी छोटे छोटे से स्मॉल पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पदार्थ हैं, वो निकलने चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें आज भी, मतलब जो सेकंड वाली स्कूल ऑफ थॉट है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे समझ में भी आती है और हमें इससे ये भी पता चलता है कि हाँ, जो मैटर है ना वो स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है। लाइक सैंड, आपने चिकनी मिट्टी देखी है, जब वो सूख जाती है ना, फिर आप उसको अपने हाथ में लेना है, एक बार हाथ में लोगे तो आप उसको मसलना है, एक बार मसलने के बाद वो एक बुरबुरी हो जाएगी, बहुत पतली पतली हो जाएगी। लाइक आपने आटा देखा है, आटा, मैदा देखा है, मैदा, उसमें आप अगर थोड़ा सा पानी डाल दोगे ना तो वो डेंस होता चला जाएगा, उसकी डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, कंडेंस होता चला जाएगा। वो जब कंडेंस होता चला जाएगा तब वो एक तरीके से एक पूरा का पूरा जो एक शेप ले लेगा, एक स्ट्रक्चर वो ले लेगा। फिर उसके बाद वो पार्टिकल लूजली बाइंड नहीं होंगे,
वो क्लोजली बाइंड होंगे फिर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो इसीलिए वी थिंक एंड वी सी, हम देखते हैं, हम सोचते हैं, हम समझते हैं कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, छोटे छोटे पदार्थों से बना हुआ है, ठीक है। मैं हिंदी में भी अनुवाद कर रहा हूँ तो ताकि जो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो ईजिली समझ सकें। यहाँ पर आपकी बुक में काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं। देखिए बुक जो है ना, काफ़ी जो कमेटीज़ होती हैं, बड़े बड़े जो साइंटिस्ट होते हैं, अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, उनके द्वारा बुक डिज़ाइन करी जाती हैं। और आपकी बुक जो है वो रामबाण है आपके एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक है। इसमें से ही सारी चीज़ें आती हैं, बट क्वेश्चंस जो होते हैं उनकी जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो जाती है। तो उसके लिए हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब ऐसा यूनिट की बात करें तो किलोग्राम की क्या होती है, केजी, ठीक है। ऐसे ही अदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि लीटर को एल में नापते हैं, मीटर को एम में नापते हैं, सेंटीमीटर को सीएम में नापते हैं, किलोमीटर को केएम में नापते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं। तो ऐसे ही सबकी ऐसा ही यूनिट होती हैं। जैसे कि एनर्जी को जूल में मापते हैं, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी को फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाँ हाफ एम वी स्क्वायर। तो वो सारी चीज़ें हम अभी देखेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए हम इसमें फोकस करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही क्यूबिक मीटर की जो ऐसा यूनिट है ना, वो है मीटर की क्यूब। जब भी यहाँ पर एम के ऊपर आपको 3 लगा हुआ, 3 लटका हुआ दिखाई दे तो इसका मतलब है मीटर की क्यूब। यहाँ पर क्यूबिक मीटर की बात हो रही है। अब जो वाटर होता है उसका वॉल्यूम भी होता है। वाटर को हमेशा, या फिर जो लिक्विड पदार्थ होते हैं लिक्विड फॉर्म में, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो तेल हो, चाहे वो पानी हो, कुछ भी हो, ठीक है, उसको हम लीटर में नापते हैं। तो उसके लिए हम एल का यूज़ करते हैं, ठीक है। 1 लीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर की क्यूब, ठीक है, डेसीमीटर की क्यूब। अब 1 लीटर को हम 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, ठीक है। अब 1 मिलीलीटर में 1 सेंटीमीटर की क्यूब पाए जाते हैं, ठीक है, 1 सेंटीमीटर की क्यूब। मीटर जो है वो क्यूबिक मीटर है, वॉल्यूम डिफाइन होता है इससे, ठीक है, वॉल्यूम की ऐसा यूनिट, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी है, जो आपका ये वाला टॉपिक था ना, ये वाला टॉपिक था मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है आपकी बुक में, और इससे काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आता है। बट वी यूजुअली व्हाट डू, हम अक्सर क्या करते हैं कि हम जो ना इन एक्टिविटीज़ को, इन क्रियाकलापों को छोड़ देते हैं, यूँ ही छोड़ देते हैं और इन पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करते। बट मैं यहाँ पर आपको ये सारी एक्टिविटीज़ समझा कर चलूँगा। अगर आपको दिमाग में ये रह गई ना, तो आप अपने एग्जाम में ये एक्टिविटीज़ आसानी से कोट कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से कोट कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली आप यही पढ़ेंगे आपकी बुक में। अब यहाँ पर हमने 100 ml बेकर में एक मतलब बीकर लिया, 100 ml का बीकर लिया है। उसमें हमने थोड़ा सा क्या डाल दिया, हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। तो पानी भरने के बाद अब इसमें जो ना, हमने यहाँ तक पानी भर लिया, आधा पानी भर लिया है। आधा पानी भरने के बाद इसमें हमने थोड़ा सा तो सॉल्ट यानी नमक डाला या फिर चीनी डाली। अब आप देखते हो, कभी आपने नींबू पानी पिया है तो नींबू पानी पिया है, फिर जलजीरा पिया है, या फिर आपने कुछ भी यानी कोल्ड ड्रिंक, काली वाली कोल्ड ड्रिंक, बुरी वाली कोल्ड ड्रिंक्स, तो कुछ भी पिया हो तो आपने उसमें नमक डालकर पिया होगा। अगर आप स्कूल गए हैं, स्कूल के बाहर जो ठेली वाला रहता है, तो वहाँ पर आपने कोल्ड ड्रिंक ज़रूर पी होगी, ठीक है। तो वहाँ पर जब आप देखते हैं कि नमक जो है ना कहीं ना कहीं घुल जाता है उसमें, आखिर नमक घुल कर गया कहाँ। देखिए नमक के भी कुछ पार्टिकल होते हैं, NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पर वाटर के भी कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, दैट इज़ द H2O, ठीक है, H2O। अब H2O के जो वाटर के जो कुछ पार्टिकल्स हैं, लाइक ये इस तरीके से एसोसिएटेड रहते हैं। अब जब हमने सॉल्ट मिला या फिर चीनी मिला या फिर लेमनेड या फिर नींबू का रस कुछ भी मिला, तो उसमें कुछ स्मॉल पार्टिकल होते हैं जिन्हें हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देख पाते हैं, ठीक है। उसमें कुछ पार्टिकल होते हैं, तो वो वाटर के इन पार्टिकल के बीच में, जो इनके बीच में स्पेस है ना, खाली स्थान, इनके बीच में आके बस जाते हैं, ठीक है, इनके बीच में आके बस जाते हैं। इसीलिए हमें जो है पार्टिकल सॉल्ट के हों, शुगर के हों, नमक के हों, चीनी के हों या फिर नींबू के हों, सब की घुलनशील दिखाई पड़ते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। तो ये चीज़ हमने देखी है कि जो मैटर है वो पार्टिकल्स में होता है, ठीक है, पार्टिकल्स में होता है। पार्टिकल्स कभी कभी डिसॉल्व कंप्लीटली हो जाते हैं, मगर वहीं पर अगर हम इस बीकर में सॉल्ट की जगह और चीनी की जगह एक चम्मच सैंड डाल देंगे, रेत डाल देंगे, क्या वो घुलनशील है? नहीं। उसके जो मैटर ऑफ द स्टेट ऑफ द मैटर है ना, उसके जो स्टेट है यानी उसकी जो फॉर्म है वो एज इट इज़ रहेगी, उसकी जो अवस्था है वो एज इट इज़ रहेगी, वो घुलेगा नहीं, बिल्कुल भी घुलेगा नहीं। एक टाइम तक तो आप उसे देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा पानी के साथ वो स्टिर हो रहा, घूम रहा है, ठीक है, मगर उसके बाद धीरे धीरे वो सेटल डाउन हो जाएगा बॉटम ऑफ द बीकर में, ठीक है, नीचे तले पर सेटल डाउन हो जाएगा।
तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी होगी कि मैटर ऐसे भी होते हैं जो कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं और कंप्लीटली डिज़ोल्व नहीं होते हैं। ठीक है, चलें आगे। चलिए, अब कितने छोटे रहते हैं ये पार्टिकल? इतने छोटे रहते हैं कि आप इन्हें अपनी जो नेकेड आइज़ है ना, नेकेड खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। वी नीड समथिंग लाइक एपरेटस या फिर इक्विपमेंट आप कह सकते हैं, जिसकी मदद से हम इन पार्टिकल्स को, इन छोटे छोटे पदार्थों को हम देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ पोटेशियम परमैंगनेट कैसा दिखता है, ये दिखाता हूँ पहले मैं आपको। ये कुछ इस तरीके का पोटेशियम परमैंगनेट दिखता है, इस तरीके के क्रिस्टल फॉर्म में होता है ये, और हम इसे बारीक और भी कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है कि जब भी हम इसे पानी में मिलाते हैं तो ये जो है ना, जैसे कि आपने काफ़ी बार एक्सपेरिमेंट करा होगा, कलर तो आपने यूज़ करे हैं, स्टिक कलर, ठीक है, स्केच कलर जिससे आप ड्राइंग करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि आप जो है ना, जब वो ख़त्म हो जाते हैं, देखिए मैंने भी करी ये सारी चीज़ें, ठीक है। मैं क्या करता था कि जब वो ख़त्म हो जाते थे ना, ख़त्म हो जाने के बाद उनके जो अंदर से एक जो फॉर्म होती है, फॉर्म लाइक स्ट्रक्चर, एक उसमें कलर फिल करा हुआ होता है, तो जब वो ख़त्म हो जाते हैं उसको निकाल कर मैंने पानी में डाला, और धीरे धीरे उसमें जो कलर थे वो उसमें मिक्सअप हो गए। ऐसे ही ये पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है, जब इसको आप पानी में डालते हो ना, तो ये धीरे धीरे कलर, मतलब अगर आपने काफ़ी सारा पानी लिया है और उसमें आपने थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया ना, तो उस पानी का कलर चेंज हो जाएगा। बट क्या एक चीज़, तो ये जो पानी में जब हम पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे, तो क्या जब ये पानी को रंग बिरंगा कर देगा, यानी रंगीन कर देगा, तो उसके बाद आप इसके जो क्रिस्टल फॉर्म होंगे उसको देख सकते हैं? नहीं देख पाएंगे। मगर हाँ, ये है कि पूरा का पूरा पानी जो है ना कलरफुल हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप उसमें से थोड़ा सा, लाइक जितना आप निकाल दें, लाइक मानकर चलिए, एक यहाँ पर बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पर आपने इतने में लिया, फिर ये इसमें आपने 1 लीटर पानी है, इसमें आपने थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया, ये नीचे आ गया यहाँ पर। अब इसने पूरे के पूरे पानी को कलरफुल कर दिया। इसमें से आप थोड़ा सा पानी रिमूव करेंगे और दूसरा जो बकेट लेंगे, फिर उसमें आपने 1 लीटर पानी लिया, तो जितना ये कलरफुल है ना, इतना ये कलरफुल रहेगा नहीं। मतलब यहाँ पर कहने का ये है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है ना कलर की, पोटेशियम परमैंगनेट की, वो डिक्रीज़ होती जाएगी। बट हाँ, कलर वो उतना ही रहेगा, डिज़ोल्व उतना ही रहेगा। तो इसीलिए पार्टिकल्स कुछ ऐसे होते हैं जो हमें ईजिली दिखाई पड़ जाते हैं। जो डिज़ोल्व नहीं होते वो तो ईजिली दिखाई पड़ जाते हैं, बट जो डिज़ोल्व हो जाते हैं उनका कलर, वो हमें कलर फॉर्म में दिखाई पड़ते हैं, फिर वो डिज़ोल्व नहीं होते। ठीक है, मतलब कंप्लीटली डिज़ोल्व नहीं होते। ठीक है, चलें आगे। चलिए, यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स भी होती है, यानी उनका करेक्टर कैसे है, करेक्टर कैसा है पार्टिकल्स का। लाइक करेक्टर इन द सेंस, जैसे कि हम करेक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, मतलब उनका व्यवहार, शायद व्यवहार ही बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो व्यवहार कैसा है। अब पार्टिकल जो होते हैं उनके बीच में क्या स्पेस होता है, बिल्कुल स्पेस रहता है, वो क्लोजली बाइंड नहीं होते हैं। ठीक है, उनके बीच में कोई ऐसा पार्टिकल होता है, कोई ऐसे जो मॉलिक्यूल होते हैं जो बहुत ज़्यादा, मतलब उनके बीच में बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। मगर ऐसे काफ़ी सारे पार्टिकल जिनके बीच में बहुत स्पेस होता है, इजीली वहाँ पर दूसरे पार्टिकल्स आकर सेटल डाउन हो सकते हैं और फिर वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, जैसे कि वाटर में चीनी, वाटर में सॉल्ट। ठीक है, यही सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। अब पार्टिकल जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव भी करते हैं। अब पानी में जो पार्टिकल्स हैं H2O के, जो H2O के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करते रहते हैं। मतलब चाहे पार्टिकल्स गैस में हो, गैसियस फॉर्म में, यानी एनवायरनमेंट में हो, चाहे फिर वो क्या नाम है पानी में हो, चाहे फिर वो कहीं और हो, ठीक है, सॉलिड स्टेट में हो, मगर वो सॉलिड स्टेट में इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट दीज लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में काफ़ी तेज मूवमेंट होती है। अब जब मूवमेंट हो रही है तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी होगी। देखिए, काइनेटिक एनर्जी हमें कब देखने के लिए मिलती है, कब हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जाता है। देखिए, आप अपनी छत पर गए, अपनी छत से आपने एक पेन को नीचे फेंका, जब पेन को आपने नीचे फेंका, जब तक वो आपने हाथ में पकड़ रखा है, तब तक उसमें एक स्टैटिक एनर्जी है, यानी वो उसकी जो मूवमेंट है ना वो जीरो है। ठीक है, उसमें काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल जीरो है। मगर जब आप उसे नीचे की तरफ छोड़ देंगे ना, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, एकदम फुल एनर्जी आ जाएगी, जितनी लिमिट हो सकती है। जितना भार ज़्यादा होगा, वेट ज़्यादा होगा किसी पर्टिकुलर वस्तु का, उतनी ही ज़्यादा उसमें
काइनेटिक एनर्जी होगी व्हेन दैट पर्टिकुलर वस्तु इन अ मूवमेंट। ठीक है, जब वो उसकी स्टेट होगी ना मूविंग वाली हो तो उसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। कार जब चल रही होती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, बट उसमें बैठे हुए पैसेंजर जो ना स्टैटिक अवस्था में रहते हैं, वो मूवमेंट नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, इसीलिए जब मैं आपको न्यूटन्स के लॉ पढ़ाऊंगा ना, तब मैं आपको काइनेटिक एनर्जी बताऊंगा। ठीक है, अब जब पार्टिकल पानी में मूव कर रहे होते हैं या फिर गैस में मूव कर रहे होते हैं तो उनमें काइनेटिक एनर्जी रहती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी रहती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। हाफ आधा हो गया, एम मास वेलोसिटी वी। ठीक है, ये बात आपको समझ। बाकी हम जो फिजिक्स पढ़ेंगे या फिजिक्स के जो चैप्टर रहेंगे उसमें हम बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। अब यहाँ पर हमें कैसे पता चलता है कि पार्टिकल जो है मूव कर रहे होते हैं? देखिए, कभी भी आपके बुक में ये एक्टिविटी दी हुई है, बहुत इंटरेस्टिंग, जब मैंने पढ़ा मुझे बहुत इंटरेस्ट आया। ठीक है, मतलब अब नहीं पढ़ा था, मैंने काफ़ी साल पहले पढ़ा था, तकरीबन मान लीजिए 8-9 साल हो गए। ठीक है, तो अब बच्चों को तो मैं अभी पढ़ा देता हूँ। ठीक है, बहुत मज़ा आता है, आपकी बुक बहुत अच्छी तरीके से लिखी होती है, एकदम आसान लैंग्वेज में। आपने कभी देखा है कि आपकी मम्मी ने कभी धूपबत्ती जलाई हो? ठीक है, या कभी अगरबत्ती जलाई हो, या कभी धुआं आपने देखा है? कहीं पर आग जल रही हो तो वो धुआं तो मतलब आग तो काफ़ी दूर जल रही होती है। ठीक है, मगर फिर आपको आपके घर में या आपको कहीं एक दूर डिस्टेंस में, आप दूर कहीं खड़े हैं, वहाँ पर आपको कैसे पता चल जाती है कि वहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही? छोड़िए सारी चीज़ें, जो सिलेंडर भरा हुआ था, एलपीजी सिलेंडर जो होता है हमारे घर में, अगर उसकी गैस थोड़ी देर के लिए भी खुली रह जाती है तो हमारी नाक तक आ जाती है, हम पता लगा लेते हैं कि जो गैस है वो खुली हुई है ना। तो वो पार्टिकल जो है गैस के साथ, गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो साथ के साथ मूव कर रहे होते हैं। गैस में जो मूवमेंट होती है वो बहुत तेज़ होती है, उनमें काइनेटिक एनर्जी बहुत तेज़ होती है। तो ऐसे ही पार्टिकल जो है ना, अगरबत्ती के भी, धूप बत्ती के भी जो धुआं होता है, जो उनका फ्रेगरेंस होती है, फ्रेगरेंस स्मोक लाइक होता है। ठीक है, वो जब हमारी नाक तक आकर पहुंचता है तो हमें पता लगता है कि हाँ ये वहाँ पर जल रही है। तो वहाँ से आने में आप तो वहाँ पर नहीं गए ना, वहीं से तो सारी चीज़ें आपके पास आई हैं। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं यहीं पर सारी चीज़ें लिखी होती हैं। ठीक है, दूसरी एक्टिविटी देखिए यहाँ पर, टेक 2 ग्लास बीकर्स फिल्ड विद वाटर। ठीक है, अब यहाँ पर हम 2 गिलास की बात करते हैं। यहाँ पर आपने 2 गिलास लिए, 2 इस तरीके के गिलास लिए, बड़े बड़े या छोटे छोटे जो भी आपके घर में अवेलेबल हैं। देखिए, आपने तो करा नहीं बट मैंने करा है। ठीक है, यहाँ पर क्या करते थे हम, यहाँ पर जो है ना, एक तो हमने पेन उठाया, पेन लिया। ठीक है, पेन लेने के बाद क्या करते थे, जो स्याही बचती थी, देखिए कभी कभी अच्छे खासे पेनों को भी हमने ख़राब कर दिया था। ठीक है, चलाते समय पेन लिया, उसकी स्याही को पीछे से पकड़ा और उसमें फूंक मारी और दबाकर फूंक मारी, और वो जो स्याही है ना वो पानी में जाकर गिरने लगी। अब देखिए, पानी में जब जाकर वो गिरी तो क्या वो एकदम ही घुल गई? नहीं, वो धीरे धीरे उसके पार्टिकल धीरे धीरे पानी में डिज़ोल्व होना, घुलनशील होने चालू हुए। डिज़ोल्व कम्प्लीटली नहीं हुए, मगर हम कम्प्लीटली होते तो हमें वो दिखाई नहीं पड़ते, मगर वो हमें दिखाई पड़ रहे हैं। नीला कलर हो गया पानी का, यानी पार्टिकल्स अवेलेबल हैं इंक के। ठीक है, तो इस तरीके से अब वो क्या एक ही जगह पर रहे? नहीं, वो धीरे धीरे घुलनशील हुए ना, मूवमेंट हुई उनमें। जब मूवमेंट हुई तो काइनेटिक एनर्जी हमें दिखाई पड़ी ना। हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी उसमें है, मगर हमें दिखाई नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। अब दूसरे बीकर में हमने क्या करा, इसी में दूसरे में शहद डाल दिया। शहद भी आप जब धीरे धीरे डालेंगे उसकी डेंसिटी काफ़ी होती है, इंक के मुकाबले बहुत, मतलब ऑलमोस्ट इक्वली देख सकते हैं। जैसे जैसे इंक डिज़ोल्व होती है ना, पानी में घुलती है, ऐसे ऐसे हम हनी को भी देखेंगे। हनी धीरे धीरे अब उसमें तो देखो शुगर पाई जाती है, ग्लूकोज अमाउंट उसमें होती है, तो वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगा। वो हमें नहीं दिखेगा कि हाँ लग रहा है, नहीं, मगर हाँ थोड़ा पीला सा दिखेगा, पानी पीला लगेगा, तो वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही धीरे धीरे हमें मूवमेंट के साथ ही तो डिज़ोल्व होगा, यानी पार्टिकल्स में मूवमेंट हमें देखने के लिए। इट मीन्स व्हाट इज देयर? काइनेटिक एनर्जी इज देयर। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हम कॉपर सल्फेट को लें और पोटेशियम परमैंगनेट को लें, अब कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल, एक हम क्रिस्टल लेते हैं कॉपर सल्फेट का
ठीक है। अब यहाँ पर हमने कॉपर सल्फेट का एक क्रिस्टल ले लिया, वो जाकर यहाँ पर पानी में बैठ गया, ठीक है। अब यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट का हमने चूरा ले लिया, वो यहाँ पर पानी में जाकर बैठ गया। हमें इन्हें स्टिर नहीं करना, हिलाना नहीं है, चलाना नहीं है चम्मच से बिल्कुल भी। जब हम डाल देंगे ना तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि यहाँ से नीली नीली सी फुहार निकलनी चालू हो जाएंगी, फुहार निकलनी चालू हो जाएंगी। फिर ये पूरे के पूरे पानी को नीला कर देगा कुछ समय बाद। तो ये क्यों हो रहा है? मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स एक जगह पर स्टैटिक है ही नहीं, वो तो मूव कर रहे हैं रेगुलरली, कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं। तो इसी से पता चलता है हमें कि उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। अब ये देखिए पोटेशियम, ये है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स और ये पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़, जैसे ही आपने देखा होगा पानी देखा, उबाला है कभी उसको? देखिए मम्मी ने तो उबाला होगा आपकी, ठीक है। तो देखो जब भी पानी उबलता है ना तो उसकी जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपने देखो उबाल जो होता है, नीचे से एनर्जी मिल रही है और पानी के जो पार्टिकल्स हैं H2O के जितनी मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर आ रहे हैं, उफान मार रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर आते हैं, ठीक है। ऊपर आते हैं तो क्या होता है, एक तरीके से उबाल आता है, उसमें उबाल आता है, ठीक है। अब उबाल आता है तो उससे हमें क्या पता चलता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ऐसे ऐसे जो पार्टिकल्स हैं किसी भी चीज़ में उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, वो बहुत तेज से मूव करने लगेंगे। तो उनमें एक प्रोसेस भी होती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। चलो आगे की छोड़ो, यहीं बता देता हूँ। देखिए जब उबाल आता है ना तो नीचे का आपने देखा होगा, एक मिनट, यहाँ नहीं, मैं आपको कहीं और समझाता हूँ। यहाँ पर यह है एक तला, एक बीकर है, यानी एक बर्तन मान लीजिए, भगोना जो भी है, ठीक है। इसमें पानी भर दिया हमने यहाँ तक, यहाँ पर जल रहा है स्टोव, ठीक है। ये स्टोव जल रहा है, ठीक है, स्टोव जल रहा है। अब यहाँ पर जब स्टोव जल रहा है तो नीचे वाले पार्टिकल, जो नीचे वाला पानी है वो जल्दी गर्म हो जाएगा ना। अब यहाँ पर एक करंट जो है वो फ्लो करती है, वो नीचे वाले जो गर्म पार्टिकल्स हैं वो ऊपर जाएंगे, यानी ठंडे से गर्म की तरफ हवा हमेशा मूव करती है। तो यहाँ पर पानी जो है वो क्या करेगा, ठंडे से गर्म, गर्म से ठंडा, इसी तरीके से मूव करेगा जब तक पूरे के पूरे पानी का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। इक्वल हो जाएगा तब उसके बाद ये बॉईल होना चालू होएगा, ठीक है। बॉईल होना चालू होगा तो उसके बाद इवापोरेशन होता है, वो पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस करंट को बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, आप एक बार जो है कन्वेक्शन को एक बार डिक्शनरी में देख लीजिएगा, कन्वेक्शन करंट को क्या बोला जाता है, ठीक है। चलें आगे, चलिए अब देखिए पार्टिकल जो होते हैं वो इंटरमिक्स हो जाते हैं अपने ही आप, जो मैंने अभी आपको बताया है पोटेशियम परमैंगनेट और ये कॉपर सल्फेट में धीरे धीरे आपने यूँ छोड़ दिया, फिर धीरे धीरे अपने आप ही वो मिक्स हो जाते हैं। कुछ आपको ना तो स्टिर करने की जरूरत होती है ना कुछ, ठीक है। इसी को बोला जाता है डिफ्यूज़न। ये वर्ड आपको डिफ्यूज़न याद रखना है। देखिए हिंदी मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, आप एक बार जो बच्चे हैं ना, आप एक बार जो क्या करिएगा, डिक्शनरी खोलिएगा, उसमें आप डिफ्यूज़न डालिएगा, आपको हिंदी में मतलब पता चल जाएगा। बाकी जितना मैं वर्बली बता रहा हूँ ना आपको हिंदी में, वो सब अगर आप अपने एग्जाम में लिख देंगे मोर देन इनफ है, कोई आपके नंबर काट नहीं सकता, इतना मैं कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्शन, देखिए हर एक पार्टिकल बिल्कुल सही होता है। आपने देखा होगा चुंबक कभी खेले हो उससे, दो चुंबक को आपस में लगाया, लाइक एक चुंबक मैंने क्या करा कि आपने एक चुंबक यहाँ रखी और दूसरी चुंबक यहाँ करी, ये पीछे भग गई। क्यों भग गई? क्योंकि यहाँ पर इसमें ये यहाँ साउथ पोल है और यहाँ नॉर्थ पोल है, इसमें यहाँ साउथ पोल है और यहाँ नॉर्थ पोल है। जब साउथ पोल आपस में आएंगे तो ये रिपल करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। वेयर है जब हम बात करते हैं यहाँ नॉर्थ पोल, यहाँ साउथ पोल, और यहाँ साउथ पोल, यहाँ नॉर्थ पोल, तो ये दोनों आपस में अट्रैक्शन होगा आपस में एक दूसरे की तरफ, ठीक है। तो इसीलिए पार्टिकल जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, अटैच्ड होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक तरीके की फोर्स क्रिएट करे रखते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक 3 एक्टिविटीज़ हैं, इनके द्वारा समझते हैं। समझिए यहाँ पर पहली एक्टिविटी हम 1.6 लेते हैं। अब इसमें क्या कहा है कि ये ग्रुप है जो एकदम सटा हुआ, मतलब 3-4 बंदे हैं, 4 बच्चे हैं, आप ही के दोस्त मान लीजिए, ठीक है, या मेरे दोस्त मान लीजिए, जो भी मानना आपको। 4 दोस्त हैं, आपस में खड़े हुए, बहुत सट कर खड़े हुए हैं, एक दूसरे को आपस में कसकर पकड़ रखा है। दूसरे दोस्त हैं वो उन्होंने ये घेरा बनाया, उन्होंने हाथ से हाथ पकड़ रखे हैं। अब ये तीसरे जो दोस्त हैं इन्होंने क्या करा कि एक उंगली से उंगली कनेक्ट कर रखी है। अब देखिए टूटेगा कौन सबसे पहले, ये वाला टूटेगा, ये वाला टूटेगा,
क्या इसको तोड़ पाएंगे इतनी जल्दी? नहीं, क्योंकि इसमें इसका जो अट्रैक्शन है यानी फील्ड ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यानी यहाँ पर जो कनेक्टेड है ना पार्टिकल्स, जो दोस्त हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। क्या हम उनको तोड़ पाएंगे? नहीं तोड़ पाएंगे। उसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। जिनके जो आसानी से टूट सकते हैं वो कौन है? जो एक उंगली से ही कनेक्टेड है खाली। ऐसे ही यहाँ पर अगर आप एक आयरन की कील लेंगे या फिर चौक लेंगे या फिर रबर बैंड लेंगे तो क्या होगा? आयरन की कील को आप आसानी से तोड़ देंगे, यानी लोहे की कील को नहीं तोड़ पाएंगे। चौक को तोड़ देंगे इजीली, रबर को तोड़ देंगे इजीली, मगर रबर में इलास्टिसिटी पाई जाती है। इलास्टिसिटी मतलब उसको बोलते हैं खिंचाव पाया जाता है। जहाँ तक उसकी लिमिट होगी ना, एक पर्टिकुलर लिमिट होती है, वहाँ तक आप उसे खींच सकते हैं, ठीक है। जब आप खींचते हैं तो आप अपने देखा होगा कि उसकी जो परत है ना बहुत पतली हो जाती है। पतली हो जाने के साथ साथ आप उसके मतलब ट्रांसपेरेंट भी हो जाती है काफ़ी, जो रबड़ है ऐसी भी होती है, ठीक है। फिर जब आप उसको एक लिमिट के बाद तक भी खींचेंगे तो वो टूट जाएगी। ऐसे ही चौक टूट जाती है, ठीक है। अब ऐसे ही क्या वाटर को आप काट सकते हो? नहीं काट सकते। वाटर खुद इंसान को, पानी को, पत्थर को काट सकता है, मगर ऐसा क्यों? क्योंकि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में बहुत ज़्यादा अटैच्ड, अट्रैक्टेड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आगे हम पढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड एंड गैस। अब सॉलिड जो होते हैं वो तो सॉलिड ही होते हैं भाई, ठीक है। अब इनकी जो शेप होती है एक डेफिनेट शेप होती है, ठीक है, और डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है। लाइक इसकी जो बाउंड्री है वो ये वाली है, ठीक है, ये वाली बाउंड्री है इसकी प्लास की, ठीक है। यहाँ पर ये हेलीकॉप्टर, यहाँ पर ये जैक हैमर, यहाँ पर ये फेक टूथ, ये सबमरीन क्लॉक, और ये ये हैमर, ठीक है, और यहाँ पर ये ये फॉकलिफ्ट हाँ इसको बोलते हैं, और ये बुलडोज़र। तो यहाँ पर इनकी खुद की अपनी एक बाउंड्री भी है, यानी मान कर चलिए ये एक पर्टिकुलर पत्थर है सॉलिड स्टेट, अब इसकी खुद की एक बाउंड्री है ना, ये मेम्ब्रेन, जिसे हम बायोलॉजी में सेल के चारों ओर की बाउंड्री को क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबकी बाउंड्री भी होती है, ठीक है। इनका एक फिक्स वॉल्यूम भी होता है। लाइक एक पर्टिकुलर 1 किलो की बाट है, यानी तोलने वाले तराजू में जो बाट होते हैं, या फिर 1 किलो की ईंट वो अपना एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है जो घेरेगी, ठीक है। अब यहाँ पर इनको कंप्रेस करना ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, यानी आप इनको तोड़ तो दोगे मगर पूरी तरीके से इनके शेप को चेंज नहीं कर सकते। सॉलिड है तो सॉलिड ही रहेंगे, ठीक है। मगर कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो सॉलिड से लिक्विड होती हैं, लिक्विड से सॉलिड भी हो जाती हैं, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब सॉलिड को ब्रेक कर सकते हैं मगर इनकी शेप जो है ना उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, वो रिजिड ही रहती हैं। बट व्हाट अबाउट रबर बैंड, व्हाट अबाउट सॉल्ट एंड शुगर, व्हाट अबाउट स्पंज? देखिए स्पंज जो है ना एक तरीके का, स्पंज को छोड़िए, आप जो है ना कोई कपड़ा ले लीजिएगा, ठीक है, कपड़ा ले लीजिएगा, फिर उसके बाद आप उसमें देखेंगे आप उसमें आपने कपड़ा लिया, कपड़े को एक बार अपने हाथ में रखिएगा मरोड़ कर, ठीक है, गुड़मुड़ी कर या फिर तय लगा कर आप अपने हाथ में रखेंगे, उसका कितना वो है वजन, कितना उसमें बहुत कम पाएंगे आप, वजन उसमें बहुत कम होगा, ठीक है। तो अब उसको क्या करना है, आप देखेंगे उसमें क्यों है वजन कम, उसके अंदर हवा भरी हुई है। तो ऐसे ही स्पंज होता है, स्पंज के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, तो उनमें हवा भरी होती है। तो जब आप उसे कपड़े को पानी में डालेंगे तो वो भारी हो जाएगा, जब आप उसे निचोड़ेंगे तो पानी बाहर निकल जाएगा और उन छेदों में से पानी बाहर निकलेगा, ना कि उस कपड़े में। उस कपड़े के जितने भी पार्टिकल्स, थ्रेड्स हैं, धागे हैं, उनमें पानी भरा हुआ होता है। तब आप उसको निचोड़ देना तो पानी बाहर निकल जाता है, फिर से वो हल्का हो जाता है। ऐसे स्पंज होता है, ठीक है। चलिए ये तो सॉलिड था, सॉलिड भी अपनी शेप चेंज नहीं करी ना। अब ये सॉल्ट एंड शुगर जो है ये तो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं, ये तो सॉलिड होते हैं, फिर भी ये तो रिजिड है, ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये डिजॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। जो पानी में पार्टिकल्स होते हैं, H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच में कुछ स्पेस होता है, उनके बीच में जाकर ये वहाँ पर सेटल डाउन हो जाते हैं और फिर ये कम्प्लीटली वहाँ पर डिजॉल्व हो जाते हैं। रबर बैंड आप इसको खींच सकते हैं, ठीक है, ये सॉलिड है, सारे सॉलिड है, बट क्या है कि रबर बैंड को आप खींच सकते हैं मगर ये डिजॉल्व नहीं हो सकता, ये टूट सकता है, इसकी इलास्टिसिटी है, ये अपनी शेप जो है चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, शेप चेंज नहीं कर सकता। बट हाँ अपने आप नहीं, जब आप इस पर फोर्स अप्लाई करोगे ना तब ये अपनी शेप चेंज करेगा। ऐसे ही यहाँ पर ये शुगर और साल्ट है, ये भी सॉलिड है। अगर आप यों के त्यों एक बिना पानी वाले बर्तन में यूँ ही डाल दोगे तो ये क्या ये अपनी शेप चेंज करने घुल जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सॉलिड रहेंगे, ज्यों के त्यों रहेंगे, ये रिजिड है, इनकी शेप चेंज नहीं होने की है, ठीक है।
ये बात आपको समझ में, ये सारे के सारे अबव सॉलिड हैं। चले आगे, चलिए लिक्विड स्टेट की बात करते हैं। लिक्विड तो ये सारे आप देख ही सकते हैं, ठीक है। लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती भाई, जिसको आप अगर आपने 1 गिलास पानी एक बड़े से 500 लीटर वाले कैन में डाल दिया ना, या फिर टंकी में डाल दिया, तो वो 500 लीटर में जाकर पूरी तरीके से फ्लैट हो जाएगा, उसी की शेप ले लेगा। तो इसकी कोई शेप नहीं होती, मगर हाँ फिक्स वॉल्यूम होता है। 1 लीटर है तो वो 1 लीटर ही रहेगा, ठीक है। ये रिजिड नहीं है, इसलिए इसको बोला जाता है फ्लूइड बोला जाता है, फ्लूइड, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम जब हमने 1.4 और 1.5 एक्टिविटी करी थी, तो हमने देखा था कि सॉलिड जो है ना वो लिक्विड में चेंज हो सकते थे, और लिक्विड भी लिक्विड में चेंज हो सकता है। जैसे कि नींबू का रस पानी में जाकर घुल जाता है, हम उसको देख ही नहीं पाते हैं, ठीक है। लिक्विड में लिक्विड चेंज हो गया। अब सॉलिड जो है शुगर और सॉल्ट जो है वो भी लिक्विड में चेंज हो गए। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलता है कि लिक्विड जो है अपना स्टेट चेंज कर लेता है, वो शेप चेंज कर ले, उसकी शेप जो है डेफिनेट नहीं है, बट उसका वॉल्यूम डेफिनेट है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, शेप बदल सकती है मगर वॉल्यूम, आयतन नहीं बदल सकता, ठीक है। चलें आगे, चलो। अब यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर जो लिक्विड होते हैं ना, यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें भी हैं जो गैसेस भी कुछ ऐसी हैं जो पानी में घुलनशील हो जाती हैं, यानी घुल जाती हैं। बिना उनके पानी में जो रहने वाले जीव जानवर हैं, मरीन लाइफ जो है, मछली वगैरह हैं, वो नहीं रह पाएंगे। अब वो कौन सी हैं? ऑक्सीजन। मछली जो है वो ऑक्सीजन कहाँ से लेती है? पानी में जो घुलनशील ऑक्सीजन होती है वो अपने अंदर उससे सांस लेती हैं, ठीक है। अब पौधे जो हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलनशील होती है। अब बिगर कार्बन डाइऑक्साइड के जो पौधे हैं वो अपना भोजन कैसे बनाएंगे? जो सनलाइट की प्रेजेंस में, यानी सूरज की जो किरणें होती हैं उसके प्रेजेंस में वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए उनको ऑटोट्रॉफ या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं उन्हें, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ लिक्विड के लिक्विड में और सॉलिड के लिक्विड में के साथ साथ जो गैसेस भी होती हैं कुछ, वो भी लिक्विड में ही घुलनशील हो सकती हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। तो इसीलिए एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं वो ब्रीथ कर सकते हैं अंडर वाटर भी, क्योंकि वहाँ पर डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है। मगर देखिए, सॉलिड का लिक्विड में बदलना और लिक्विड का लिक्विड में बदलना, ठीक है, और गैस का लिक्विड, सबका रेट ऑफ चेंज जो होता है ना वो अलग होता है। सॉलिड का सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं अगली स्टेट की, दैट इज़ द गैसियस स्टेट। गैसेस है, आपने एक सीरीज देखी होगी, आपको कभी अगर इंजेक्शन लगा है तो देखिए, मुझे काफ़ी बार लगे हैं, ठीक है, मुझे काफ़ी बार लगे हैं। तो वहाँ पर जब इंजेक्शन लगता है, आपने सीरीज देखी होगी, इसको बोलते हैं सिरिंज या फिर एक इंजेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इसे ऊपर पुल अप करेंगे ना तो इसके अंदर गैस भर जाएगी, ठीक है। अब आप इसके ढक्कन को नीचे से बंद कर दीजिए, जब आप इसे प्रेस करेंगे तो वो इजीली प्रेस हो जाएगा। मगर वहीं पर इसमें पानी होता या फिर कोई सॉलिड मटेरियल होता तो क्या आप इसे कंप्रेस कर पाते? नहीं। इसका मतलब ये है कि एज़ कम्पेयर टू द अदर मटेरियल दैट इज़ द सॉलिड एंड लिक्विड, जो गैस होती है वो ईजिली कंप्रेस हो जाती है, क्योंकि गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। सॉलिड के बीच में तो नेग्लिजिबल स्पेस होता है, ठीक है, और वहीं पर लिक्विड के बीच में भी थोड़ा बहुत स्पेस होता है, बट इतना नहीं होता, ठीक है। अब ये कंप्रेस इसलिए हो जाती है क्योंकि इसके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, ठीक है, बहुत स्पेस होता है, और पार्टिकल जो है ना बहुत ईजिली मूवमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। चलिए, अब लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी जो सिलेंडर में भरी जाती है, 15 किलो एलपीजी आती है, और बाकी छोटे छोटे अमाउंट के सिलेंडर्स भी आते हैं। तो उसमें जो इस एलपीजी को, लिक्विड पेट्रोलियम गैस को लिक्विड फॉर्म में भरा जाता है, तो ये कंप्रेस हो सकती है एटमॉस्फेरिक लेवल से नीचे, इसको कंप्रेस कर इसको गैस के फॉर्म में लाकर सिलेंडर में भर जाता है, तो ये कंप्रेस हो सकती है, ठीक है, तभी तो सिलेंडर में आ गई। अदरवाइज लिक्विड फॉर्म में या फिर सॉलिड फॉर्म में होती तो क्या होती? नहीं। ऐसे ही सीएनजी होती है जो फ्यूल के रूप में यूज़ होती है व्हीकल्स में, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। चलिए, अब देखिए, ये बात आपको पता है कि जो पार्टिकल्स हैं गैसेस फॉर्म में लूजली जो कनेक्टेड होते हैं, लूजली यानी फ्रीली मूवमेंट कर रहे होते हैं, लूजली बाइंड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात आपको समझनी होगी कि यहाँ पर मूवमेंट भी उनकी कुछ ज़्यादा ही होगी, ठीक है। अब ऐसे ही जो फूड होता है, जब मम्मी हमारी उसे पकाती हैं तो उसकी महक हमको 1 मीटर दूर से भी आ जाती है, अंदर बैठे बैठे आ जाती है कि आज तो कुछ बढ़िया सा पक रहा है, ठीक है, अच्छा सा बनाया है मम्मी जी ने। तो यहाँ पर वो क्यों? क्योंकि वहाँ पर उस कुक में जो पर्टिकुलर फूड है वो जो कुक हो रहा है तो उसमें टेम्परेचर ज़्यादा है और उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत है, और वहाँ से जो पार्टिकल्स हैं
जो स्मॉल के पार्टिकल्स हैं, यानी उस फूड के जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर उठ रहे हैं और हवा में मिक्स हो रहे हैं, और वो हवा हमारे साथ ट्रैवल कर कर हमारे पास ट्रैवल कर कर जब वाइब्रेट होती हैं तो वो हमारे तक आ रही है। देखिए अब मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। ये पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं। यहाँ पर मम्मी खाना बना रही हैं, यहाँ से उठी कुछ पार्टिकल्स में एनर्जी ट्रांसफ़र हुई, ये एनर्जी यहाँ पर 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 ट्रांसफ़र हुई। तो यहाँ पर हम बैठे हैं, अब ये एनर्जी हम तक आ गई, हमने कहा आज तो कुछ बढ़िया पक रहा है। तो ऐसे ही जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है ना, ऐसे ही हमें पता चलता है कि जो कुछ पक रहा है। तो इसीलिए ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो गैसेस पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लूजली बाइंड होते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, इसलिए ये डिफ्यूज़ हो सकते हैं बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति से। ठीक है, तो ये आपका जो चैप्टर था वो आधा कंप्लीट हो चुका है, आधा नेक्स्ट वीडियो में आएगा। पूरा का पूरा हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे, काफ़ी अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी, बच्चों को एक बार शेयर कर देना। ठीक है, चलिए अभी फ़िलहाल के लिए तो इसमें वीडियो में इतना ही। आपसे फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मन लगा कर पढ़िए। ठीक है, चलिए, और देखते रहिए इन्फॉर्मेशन ज्ञान।